नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु। आप देख रहे हैं कल की तैयारी और सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार पर। 3 दिन लगातार तेजी के बाद बाजार में थोड़ी सी कमजोरी दिखी आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी की बात करें तो करीब 50 अंक गिरा निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी आज के ट्रेडिंग सेशन में। आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। आईटी इंडेक्स में कंपोनेंट्स की बात करें तो कोफोर्ज, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा जैसे कुछ स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी दिखी। लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन था। रियल एस्टेट स्टॉक्स में फीनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट, सनटेक रियल्टी जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर्स थे निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल, करीब 5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी। कंपनी को 1060 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले, जिसके चलते केईसी इंटरनेशनल में 5 से 6% की मजबूती दिखी। एमजीएल में भी आज काफ़ी एक्शन था। 3% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया एमजीएल, जहां पर मैनेजमेंट का आउटलुक अगले कुछ सालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव था और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने भी स्टॉक को अपग्रेड किया, जिसके चलते 2 से 2.5% की तेज़ी महानगर गैस पर भी दिखी। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन था। फैक्ट जैसे कुछ स्टॉक्स में भी आज काफ़ी एक्शन दिखाई दिया। एम्फेसिस की बात करें तो आज ब्लॉक डील हुई थी। 3.5% की गिरावट इस स्टॉक में दिखी। 15% इक्विटी के हाथ बदलाव हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में एम्फेसिस में, जिसके चलते 3% की गिरावट एम्फेसिस के स्टॉक पर दिखी। लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं इस शो पर, जो हमें हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। आप अपने सवाल हम तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप ही नहीं, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे दिग्गज गेस्ट आपके लिए उन सवालों का जवाब एकदम आसान तरीके से देंगे। यूट्यूब के लाइव कमेंट सेक्शन पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और विवेक करवा जी वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं के साथ किरण जानी जी जैनम ब्रोकिंग से। दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पर ही राय ले लेंगे। किरण जी, आपके पास आना चाहूँगी। 4 दिन लगातार तेज़ी के बाद आज थोड़ी सी गिरावट दिखी बाजार में। टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनती है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स पर? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हमने देखा, जैसे आपने बताया कि लास्ट 3 दिन से कंटिन्यू मार्केट हार्ड ऑफ पैटर्न के अंदर है। अब कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हमने देखी थी। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के दरमियान जो हाई बने थे 23,338, उसके नीचे के क्लोजिंग थे। आज हमने देखा कि उसके ऊपर 409 तक के हाई बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजिंग वाइज अगर हम देखें तो 23,300 के नीचे क्लोजिंग आया है। साथ ही साथ आप फ्राइडे के दिन का जो क्लोजिंग था उसके भी नीचे आया है। तो कहीं न कहीं जो एक मार्केट के अंदर माहौल था, इलेक्शन का रिजल्ट था, वो सब पास ऑन हो चुका है। अब स्लोली ग्रेजुअली मार्केट एक नॉर्मल कंडीशन में घूमेगा। तो जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर और दूसरी चीजें देख रहे हैं, इंडेक्स लेवल के ऊपर पॉसिबल है कि हम कंसोलिडेशन देखें, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करना चाहिए। 23,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर वहां पे थोड़ा कॉशियस हो जाना, क्योंकि जैसे ही 23,000 तोड़ेगा तो उसका जो प्रीवियस सपोर्ट था 22,500, वहां तक मार्केट लुढ़क सकता है। तो कोई भी गैप अप में आप चेज ना कीजिए मार्केट को, डिप आने दीजिए, डिप में आप बाय कीजिए और एक्जिस्टिंग जो पोजीशन होल्ड है उसमें आप 23,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा थोड़ी स्ट्रांग है। जिस तरह से पीएसयू और प्राइवेट बैंक का मिला जुलाव यहाँ पे हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक अब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो 49,500 से 49,700 के बीच में है। जब तक बैंक निफ्टी 49,500 के नीचे नहीं जाएगी तब तक कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 49,000 का और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 49,500 को आप मेंटेन कीजिए और कहीं ना कहीं ऊपर में वापस हम 50,300 से 50,500 तक के टारगेट ये वीकली एक्सपायरी में देख सकते हैं। तो दोनों इंडेक्सेस में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी।
बिल्कुल, तो दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स की सलाह। तो ये तो थी टेक्निकल राय, एक फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। विवेक जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जो मेजर ट्रिगर्स थे बाजार के लिए, इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ भी ले ली है, तो कई सारे मेजर ट्रिगर्स अब बाजार के लिए खत्म हो चुके हैं। बजट आएगा जुलाई के महीने में, लेकिन अगर किसी को पोजीशन करना है अपने आप को बाजार में, तो क्या खरीदारी के मौके अभी बन रहे हैं? फंडामेंटल व्यू क्या रहेगा बाजार पर? तो आशीषा देखिए, ऐसा है कि वो क्या कहावत है ना बाजार में कि बाई ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। तो अब जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक बाजार अच्छा कर रहा था। इलेक्शन के बाद ऑफकोर्स एक बार मार्केट टूटा, लेकिन उसके बाद एक 4 दिनों तक हमने रिकवरी देखी। अब जब शपथ हो गई प्रधानमंत्री की, आज उन्होंने ऑफिस भी एज्यूम कर लिया है, तो बाजार आज थोड़ा सा, मैं बोलूंगा कि नेगेटिव नहीं है। आज काफी बार लाल में गया और हरे में गया, ऐसे बाजार वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा था। और बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रेंज के अंदर, और काफी एक हद तक बोरिंग मार्केट भी था, क्योंकि बहुत बड़े मूवमेंट्स नहीं थे कहीं पे भी। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अगर स्मॉल कैप वैल्यूएशन और मिड कैप वैल्यूएशन देखो तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड लगता है, लेकिन जो लार्ज कैप का वैल्यूएशन है, अभी भी बाजार में बहुत स्टीम बाकी है। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा करीबन निफ्टी पे 24,000 रहेगा। ये हो सकता है कि अगले हफ्ते तक हम लोग अचीव कर लें। तो 24,000 के टारगेट के लिए मैं बुलिश हूँ बाजार में। और अब आगे चल के क्या होने वाला है, एक तो बाजार स्ट्रिक्टली देखने वाला है कि सरकार की वापस जो नीतियां हैं और पॉलिसीज है, ये क्या होने वाली है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ऑलरेडी काम कर रहे थे जब इलेक्शन खत्म ही नहीं हुआ था, फर्स्ट 100 डेज का एजेंडा। तो उस पे बाजार बहुत फोकसली देखेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि मिनिस्टर्स के लिए वेट कर रहे हैं, नाम की सूची आ जाए उसके लिए वेट कर रहे हैं, वित्त मंत्री कौन होगा उसके लिए वेट कर रहे हैं। ये सब उसके ज्यादा बाजार को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि जो पहले 100 दिन का नजरिया है और नीतियां है, उस पे बाजार बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। तो ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ बाजार पे। लग रहा है कि स्थिर सरकार रहेगी ये, और स्थिर रहती है और पॉलिसी जैसे पहले थी वैसे अगर कंटिन्यू रहती है तो बाजार बहुत अच्छा करने वाला है। बिल्कुल, पर तो बाजार पर आपका नज़रिया पॉजिटिव है, गवर्नमेंट में कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले, और अब बाजार पर नज़रिया हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही गेस्ट की ये राय है कि मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है भारतीय बाजारों के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे दर्शकों ने हमारे लिए जो सवाल भेजे हैं उस पर नज़र डालते हैं। जगपाल जी ने हमारे लिए रतन इंडिया पावर पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास 5,000 शेयर है, 15 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदे थे। 10,700 रुपये का मुनाफा अभी आज के ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से उनका है। आज तो शायद स्टॉक 5% की लोअर सर्किट में लॉक्ड इन था। लिक्विडिटी भी शायद कम है इस स्टॉक पर, लेकिन टेक्निकल राय ले लेते हैं रतन इंडिया पर। किरण, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? रतन इंडिया की जैसे हम बात करें तो स्टॉक करीबन अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही चलता है, तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी इनकी खरीद भाव नीचे है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर इनको कोई स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करना है, स्टॉक को होल्ड करना है, तो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट एक स्टॉप लॉस लगा के ही होल्ड कीजिए। चांसेस है कि आने वाले समय में, मतलब कल भी इसमें, क्योंकि लगातार 3 दिन से लोअर सर्किट लग रही है, तो पॉसिबल है कि कल भी लोअर लगे। लेकिन मेरे हिसाब से इनको या तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखना चाहिए, या तो फिर कल एग्जिट कर लेना चाहिए। ओवरऑल टेक्निकल के हिसाब से इतना लुक्रेटिव स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल्स के हिसाब से लुक्रेटिव स्टॉक नहीं है, ये राय है रतन इंडिया पर। 3 दिन से लगातार लोअर सर्किट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आपको पोजीशंस एग्जिट कर लेने चाहिए, ये राय है रतन इंडिया पर। आगे बढ़ते हैं। श्रवण कुमार ने हमारे लिए एक क्वेश्चन भेजा है डेटामैटिक्स ग्लोबल पर। उनके पास 200 शेयर है जो उन्होंने 600 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। डेटामैटिक्स ग्लोबल अब 610 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा मुनाफा है उनको इस पोजीशन पर। फंडामेंटल राय ले लेते हैं डेटामैटिक्स ग्लोबल पर। विवेक जी, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर और फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं? इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल का देखो तो ऑलमोस्ट 21 से 22 के बीच में रहेगा परसेंटेज, जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। और कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा मुक्त कंपनी है ये। और एक बड़े करेक्शन के बाद, इनफैक्ट ये 800 के आजू बाजू चल रहा था, उस करेक्शन के बाद डिप दिखाने के बाद ये वापस रिकवरी आपको दिखा रहा है। तो जो आज का वैल्यूएशन बनता है कंपनी का करीबन 18-19 पी पे, ये कंपेयर टू इट्स पीयर ग्रुप, जो वहां पे आपको
वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी काफी चीप लग रही है। तो मुझे लगता है कि ये अपट्रेंड जारी रहे। इनफैक्ट आज अकेले एक ही दिन 10% बढ़ गया था ये। मुझे लगता है कि अपट्रेंड जारी रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और ये 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो डेटामैटिक्स ग्लोबल पर ये राय 500 के नीचे शायद स्टॉक नहीं जाएगा, नजरिया पॉजिटिव डेटामैटिक्स ग्लोबल पर। आगे बढ़ते हैं और नितिन चौहान ने हमारे लिए ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड पर अपना क्वेश्चन भेजा है। उनके पास 100 शेयर है अशोक लेलैंड के, जो उन्होंने 210 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखिए तो स्टॉक करीब 310 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा मुनाफा उनको अपने होल्डिंग्स पर है। फंडामेंटल राय ही ले लेते हैं। विवेक जी, आपसे पूछना चाहूंगी ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड पर आपकी क्या राय रहेगी, और ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री पर भी आपकी क्या राय रहेगी वो भी बताएं। तो देखिए, अब जो रिन्यूड फोकस रहने वाला है सरकार का, ये एक हद तक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स इस स्पेस पे भी रहेगा। और जिस हिसाब से अशोक लेलैंड की फ्लीट ईवी स्पेस में भी रेडी है, मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे चल के और अच्छी करेगी। इनफैक्ट ऐसे डिस्क्लोजर 180 जब लेवल्स था, इनफैक्ट 180 के नीचे भी था, उस समय से मैं 18 स्वदेश पे इसको रिकमेंड करते आ रहा हूँ कि ये 220 तक जाएगा। इनफैक्ट 231 अभी चल रहा है, और मुझे लगता है अभी भी कि ये इसका रेंज करीबन 250 रुपया प्लस और माइनस 10 एक रुपए हो सकता है। तो 240 से लेके 260 इस रेंज में ये ट्रेड करना चाहिए कुछ समय के लिए। उस वहां पे अगर जाता है 260 आजू बाजू जाता है, तो वहां पे आप एक बार का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अपसाइड इसमें अभी पोटेंशियल है। और मेरा एक और ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि जितने भी ये छोटी कंपनीज है बसेस बनाने वाली, और जो ईवी बसेस स्पेसिफिकली बना रही है, वहां पे उनका जो कैपेबिलिटीज है वो कम है। उदाहरण के लिए जेबीएम ऑटो ले लो, या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ले लो। ये सब आपको हो सकता है कि कंपनी 500 बस बना के दे दे, 1000 बस बना के दे दे। इनफैक्ट कुछ डिलीवरी पे इन्होंने डिफॉल्ट भी किया है। लेकिन अशोक लेलैंड की जो कैपेसिटी है वो मच मोर है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो इसके लिए मैं काफी बुलिश हूँ स्टॉक में। ठीक है, तो अशोक लेलैंड पर नजरिया पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं और ओरिएंटल होटल्स पर नजर डालते हैं। राम सिंह ने हमारे लिए क्वेश्चन भेजा है। 4800 शेयर है उनके पास ओरिएंटल होटल्स के, एक 151 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे। अभी देखें तो स्टॉक करीब 141 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान उनको अपने इस होल्डिंग पर हो रहा है। टेक्निकल राय ही ले लेते हैं ओरिएंटल होटल्स पर। किरण जी, क्या राय रहेगी आपकी इस स्टॉक पर? सो ओरिएंटल होटल की अगर हम डेली चार्ट का प्राइस की बात करें, तो कहीं ना कहीं 140 135 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक 150 के आसपास गया था। वहां से रिसेंटली जो करेक्शन आया था, उसमें स्टॉक ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया। 110 120 के आसपास का एक मेजर क्लस्टर था, उसको रीटेस्ट करके वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको जो रखना है वो 130 का रखना है। 130 का आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, जब तक 130 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक चांसेस ये ऊपर में 155 तक की रैली देने की गुंजाइश रखते हैं। तो डेफिनेटली 130 के स्टॉप लॉस से इनको होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय है ओरिएंटल होटल्स पर। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा कॉप पर नज़र डालते हैं। जेपी राजस्थान से हमारे लिए सवाल भेजा है जेपी ने। उनके पास 1000 शेयर है डेल्टा कॉप के, जो उन्होंने 180 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखें तो स्टॉक 120 रुपये प्रति शेयर के आसपास है। याद रखें डेल्टा कॉप गेमिंग इंडस्ट्री से है, और बीच में गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर जीएसटी और बाकी सारे रेगुलेशंस आए थे, जिसके चलते इंडस्ट्री का आउटलुक डेल्टा कॉप और बाकी गेमिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स पर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। जेपी ने 180 के दाम पर खरीदे थे, और अभी देखें तो 120 के दाम पर स्टॉक है। सबसे पहले फंडामेंटल राय ही ले लेते हैं डेल्टा कॉप पर। विवेक जी, क्या राय रहेगी डेल्टा कॉप पर? इस पे जब भी सवाल आया मैंने अवॉइड की ही सलाह दी है। लेकिन अब 120 पे ये मुझे लगता है कि इसका डाउनसाइड नहीं है। मैं पॉजिटिव नहीं हूँ कंपनी पे, जब तक ये जीएसटी की क्लैरिटी नहीं आ जाए। अब वापस नई सरकार का गठन हुआ है, और आगे चल के इस पे कंपनीज और जो इनका एसोसिएशन वगैरह है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कंपनी को दिया है, इनफैक्ट गवर्नमेंट को दिया है। तो वहां से कुछ अगर पॉजिटिव संकेत आते हैं तो थोड़ा बहुत रिकवरी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। और जनरली यही सलाह रहेगी, कोई भी सेक्टर कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ज्यादा रहता है कभी भी, उदाहरण के लिए गेमिंग है, लिकर है, ऐसे स्पेस में आपको बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए।
तो अगर अप ट्रेंड मिलता है तो उस समय निकलने की सलाह रहेगी, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि करीबन इन दामों में ये डाउन साइड बहुत बहुत मिनिमम है, तो इसके लिए होल्ड कर सकते हो टेम्परेरी। ठीक है, तो होल्ड की राय। डेल्टा कॉप पर आप 180 रुपए के दाम पर खरीदे थे, तो काफ़ी नुकसान आपको है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, वीआईपी शेयर। किरण, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? सो दो ट्रेडिंग आइडियाज है। पहला जो है वो मेट्रोपोलिस है। अगर मेट्रोपोलिस का आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा ब्रेकआउट लेवल के पास का कंसोलिडेशन पैटर्न हम देख रहे हैं। लास्ट 3 दिन से देख रहे हैं कि 2000 का लेवल उसने कंटिन्यूसली होल्ड करके रखा है। जिस तरह से 2 दिन में हमने देखा है कि प्राइस वो भी ऊपर आ रही है और कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर आ रहा है, तो एक लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। तो मेट्रोपोलिस हम बाई दे रहे हैं, 2000 के आसपास का क्लोजिंग है, 2050 तक की टारगेट रहेंगे। एंड 1980 यानी कि 1980 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे मेट्रोपोलिस में। तो 2050 के टारगेट के लिए 1980 के स्टॉप लॉस से मेट्रोपोलिस हम बाई देंगे। दूसरा जो है वो बलरामपुर चीनी है। बलरामपुर चीनी में भी आप देखोगे तो डेरिवेटिव पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है एक लॉन्ग बिल्डअप के साथ। दूसरी चीज, फ्राइडे के क्लोजिंग में जो क्लोजिंग आया था वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर था विद वॉल्यूम। अगर आप वो वॉल्यूम चेक करोगे तो एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम के ऊपर का वॉल्यूम था। आज वहां से एक पुल बैक हमें देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पुल बैक में हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। सो 395 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 420 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 384 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो 384 के स्टॉप लॉस के साथ 420 के टारगेट के लिए बलरामपुर चीनी भी बाई करना चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। सबसे पहले मेट्रोपोलिस, जहां उन्होंने 2050 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, और दूसरा शुगर इंडस्ट्री से बलरामपुर चीनी पर भी खरीदारी की राय दी है, 420 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 384 रुपीस प्रति शेयर का स्टॉप लॉस। विवेक, फंडामेंटल्स पर देखें तो कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आप देना चाहेंगे? तो मेरे पास आज एक स्टॉक है शेषा, वो है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आपको ध्यान होगा वीआईपी सेगमेंट में मैंने इस पे रिकमेंडेशन दिया था करीबन 1250-1300 के बीच में, विद टारगेट ऑफ करीबन 1550। अब ये 1550 को क्रॉस करके आज के दिन ऑलमोस्ट 1700 के बाजू चल रहा है। मुझे लगता है कि जो आईएफबी में मूवमेंट आया है रिसेंटली, ये एक ऐसा ही रिप्लिका वर्लपूल में आ सकता है और ये 1900 इमीडिएटली जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस एक लगा लेना, क्योंकि काफी स्टॉक रिकवरी दे चुका है, तो करीबन स्टॉप लॉस इसका 1500 रहेगा। अब कारण ये है, एक तो जो रूरल इंडिया है वहां पे ग्रोथ की अच्छी उम्मीद है, पहली चीज। और अब इलेक्शन वगैरह जो जितने भी सीजन था वो सब खत्म हो चुका है, और अब व्हाइट गुड्स का सेल ऑल ओवर इंडिया थोड़ा सा बेटर दिखता है। तो जो वर्लपूल ऑफ इंडिया है, एसीज, फ्रिज, मतलब बेसिकली अप्लायंसेस, व्हाइट गुड अप्लायंसेस, वो सेगमेंट अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, इन लेवल्स पे भी स्टॉप लॉस लगाओ। और इनफैक्ट इस पे तो हम लोग ऑलरेडी कमा चुके हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो करीबन 1900 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो वर्लपूल पर खरीदारी की राय। व्हाइट गुड प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी बिकवाली और वॉल्यूम्स में अच्छी खासी रिकॉर्ड ऊंचाई दिख रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय दी है वर्लपूल पर। 1900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है और 1600 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस रखा है। किरण जी और विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एसआईपी इनफ्लोज पर नजर डालते हैं। मई के महीने में एसआईपी इनफ्लोज नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। लगातार दूसरे महीने एसआईपी इनफ्लोज 20,000 करोड़ के पास पहुंचे। डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? दूसरे महीने लगातार 20,000 करोड़ के पास एसआईपी इनफ्लोज, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, एम्फी मई के जो डेटा आई है यहाँ पे रिटेल सेंटिमेंट जो है फिर बता रहा है कि बहुत स्ट्रांग है भारत में। और हमने ये देखा कि रिटेल के कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग आ रहे थे, बाइंग आ रही थी जब भी एफपीआई की सेलिंग हो रही थी पिछले एक हफ्ते में। लेकिन जो ये आंकड़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, वो एसआईपी का नंबर। ये ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए छू चुका है, और ये जो है दूसरा स्ट्रेट महीना है जहाँ पे 20,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है मंथली एसआईपी इनफ्लो देखने मिला। ये तो आपका रिटेल सेगमेंट का जो था इम्पॉर्टेंट मेजर होता है, लेकिन इसके अलावा इक्विटी सेगमेंट के भी रिकॉर्ड इनफ्लोज आए हैं, 36,000 करोड़ रुपए।
इसमें लेकिन याद रखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड है यहाँ पे 19,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है, और उसके अंदर भी एक न्यू फंड ऑफर जो नए म्यूचुअल फंड लॉन्च होते हैं उसमें ये भारी हिस्सा भी जुड़ा हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर न्यू फंड ऑफर का हिस्से को भी हटा दे तभी भी जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो है आपको इक्विटी इन्फ्लोज देखने मिले, और ये लगातार ऑलमोस्ट 40वें महीने तक जो है ग्रीन फ्लोज जो है हमको मार्केट्स में देखने मिल रही है। लेकिन कुछ सेगमेंट्स भी है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो है फ्लेक्सी कैप सेगमेंट, जहाँ पे लगातार दूसरे महीने जो है अच्छी बाइंग आई है। आर्बिट्राज फंड वहाँ पे भी जो है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली है, 12,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है, और ओवरऑल अगर फ्लोज की बात करें वो भी पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है क्योंकि लिक्विड फंड्स में जो अच्छी बाइंग आई है। बट सबसे बड़ी बात यही है कि SIP 21,000 करोड़ का आंकड़ा जो ऑलमोस्ट छू चुका है और रिटेल सेंटिमेंट अपने हाई लेवल्स पे है। बिल्कुल, दूसरे महीने लगातार 20,000 करोड़ के पार के SIP इन्फ्लोज दिखे, 20,900 करोड़ के SIP इन्फ्लोज मई के महीने में दिखे। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।